हेलो एवरीवन। आज यहाँ पर हम द हिंदू एडिटोरियल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंदी भाषी सभी छात्रों के लिए यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे द हिंदू एडिटोरियल से रिलेटेड ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। खासकर एडिटोरियल जो होता है मुख्य परीक्षा के लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण टॉपिक्स आते हैं इसमें, जहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। साथ ही यहाँ पर विषय वस्तु अर्थात करंट का भी भाग होता है, जिसका रिवीजन करना पढ़ना हमारे लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन हिंदी भाषी छात्रों के साथ कई बार द हिंदू जो है एडिटोरियल वो इंग्लिश में आने के कारण उसको पढ़ना, समझना और उसको से लाभ प्राप्त करना एक समस्याप्रद स्थिति बनी रही है। इसकी को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा यहाँ पर प्रतिदिन कोशिश की जाएगी कि द हिंदू एडिटोरियल जो कि आपके वर्तमान घटनाक्रम में हैं उनसे संबंधित किसी एक विषय वस्तु को जो कि परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको यहाँ पर पढ़ा जाए, समझाया जाए और उससे संबंधित आपको एक प्रश्न भी दिया जाएगा। ये प्रश्न जो होंगे जिस पर आप आंसर राइटिंग आप करेंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपको विषय वस्तु पर पर्टिकुलर आंसर राइटिंग, क्योंकि मेंस में आपको जाकर करनी है तो वहाँ पर डेली अभ्यास के लिए यहाँ पर आपको प्रश्न भी दिए जाएंगे। तो इस वीडियो सीरीज़ को आप रेगुलर रूप से देख सकते हैं। द हिंदू एडिटोरियल की आपका हिंदी संस्करण के माध्यम से करंट विषय आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। एक विषय लिया जाएगा, एक टॉपिक लिया जाएगा और उससे सभी पहलुओं को यहाँ पर हम देखेंगे। साथ ही यहाँ पर आपकी मेंस आंसर राइटिंग यहाँ पर इसके माध्यम से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का अपना विषय क्या है। आज का टॉपिक है वर्तमान वैश्विक व्यवस्था व भारत की विदेश नीति। ये एक एडिटोरियल आया था हिंदू में, द हिंदू में, स्ट्रेटजी फॉर इंडिया इन अ वर्ल्ड दैट इज अड्रिफ्ट। ठीक है, ये जो होता है एडिटोरियल आया था द हिंदू के पेपर में। इस आर्टिकल से संबंधित जो होता है क्या रहा है विशेष, इसका क्या है मतलब, भारत की विदेश नीति और वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में किस तरीके के परिवर्तन की स्थितियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और टॉपिक को पूरी तरीके से समझेंगे। तो ध्यान से समझना है, पूरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। इस तरह के वीडियोस को रेगुलर रूप से अगर फॉलो करें, क्योंकि अगर आप सभी को यहाँ पर मेंस देना ही है और साथ ही करंट के एक समझ और एडिटोरियल यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को ज़रूर यहाँ पर आप पूरा देखें, साझा करें, सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले वर्तमान जो वैश्विक व्यवस्था की हम बात करते हैं वो कैसी है इस समय। तो वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में हम इसे 4 आधारों पर समझते हैं। पहला है बहुपक्षीय व्यवस्था। बहुपक्षीय वर्तमान अगर देखा जाए तो आपकी जो व्यवस्था है बहुध्रुवी व्यवस्था हम कह सकते हैं, जिसमें किसी एक देश का यहाँ पर आपको राजनीतिक सैन्य स्तर पे आपको एक आधिपत्य की स्थिति नहीं देखने को मिलती है, बल्कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में एक क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में कई सारे देशों का उभार हुआ है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं अमेरिका, रूस, यूरोप, चीन और भारत जैसे देश। दूसरा यहाँ पर देखिए कोविड-19 की महामारी के कारण भी आपको वैश्विक अर्थव्यवस्था में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। जो एक अपेक्षित दृष्टिकोण होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि एकजुट अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आपको कोविड-19 के समय में आनी चाहिए थी, वहाँ बिल्कुल नहीं। सभी देश अपने अपने देशों के लोगों के नागरिकों सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे थे। वहाँ पे दूसरे देशों के साथ एक सहयोग संबंधों को आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अभाव देखने को मिलती हैं। साथ ही बहुपक्षीय संस्थानों की प्रभावहीनता, जैसे WTO, WHO, IMF जैसी संस्थानें जो होती हैं, किस तरीके से वैश्विक देशों को साथ में लेकर कार्य करना है, क्या रणनीतियां होनी चाहिए, उन सभी का देखा जाए तो जो एक कार्य करना चाहिए, एक बहुपक्षीय संस्थान का जो गठन जिस तरीके से किया जाता है वो भी यहाँ पर एक निराधीन और निराप्रभाव देखने को मिले। इसके साथ साथ ये बहुपक्षीय जो संस्थान है न सिर्फ कोविड-19 के दौरान बल्कि जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय खतरों के समय में भी आपको निष्प्रभावी ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण के दौरान यहाँ पे जो है वैश्वीकरण से आपको पीछे हटने की प्रवृत्ति भी आपको वो वर्तमान समय में देखने को मिल रही है, जिसमें संरक्षणवाद, व्यापार का क्षेत्रीकरण, शक्ति संतुलन का स्थानांतरण, चीन का उदय, व्यापार, युद्ध और आर्थिक गुरुत्व केंद्रों का एशिया के रूप में स्थानांतरण होने की घटनाओं के तौर पे आप इन्हें देख सकते हैं कि जहाँ पर विश्व अर्थव्यवस्था एक आपको वैश्वीकरण के दौर से यहाँ पे संरक्षणवाद, व्यापार, युद्ध, राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद की स्थितियों में विकसित होती हुई देखी जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं एक संघर्ष और अविश्वास की स्थिति आपको वैश्विक स्तर पे उत्पन्न कर रही है। संकीर्ण मानसिकता भी यहाँ पर आपको एक बड़ा कारण है जो संकीर्ण राष्ट्रवाद को जन्म देती है। संकीर्ण राष्ट्रवाद के दौरान जो है राज्यों के अंदर भी और 2 राज्यों के बीच भी यहाँ पर आपको एक असमानता की स्थिति, एक संकीर्ण मानसिकता की स्थिति और अपने लोगों, देशों को, यहाँ पर कंपनियों को प्राथमिकता देना, जिसके कारण यहाँ पर व्यापार आपका दुष्प्रभावित हो रहा है और क्षेत्रवाद और संकीर्ण राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है।
तो जब एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था आपको देखने को मिलती है जिसमें बहुपक्षीय बहुध्रुवीय व्यवस्था, कोविड-19 की महामारी, बहुपक्षीय संस्थानों की विफलता, वैश्वीकरण के पीछे हटना, संकीर्ण राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद और व्यापार युद्ध की ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं, भारत की विदेश नीति कैसी होगी? यहाँ पर देखिए, भारत एशिया में विद्यमान है और एशिया को वर्तमान समय में एशिया की महत्ता इस तरीके से बढ़ी है, या कह सकते हैं कि आने वाले समय में कहा जाता है एशिया के दशक हो गए या एशिया की सेंचुरी होने वाली है। ऐसी स्थिति में एशिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है, एशिया की स्थिति को कैसी है, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, एशिया अगर हम देखें तो इस समय जो इसकी भू राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, ठीक है, एशिया में आप क्या देख सकते हैं, एक भू राजनीतिक प्रतिद्वंदता का मुख्य क्षेत्र आपका बन गया है। इस मुख्य क्षेत्र में जो प्रमुख कारण है वो है चीन की अति सक्रियता, जिसके कारण जल और थल दोनों में चीन के द्वारा अपनाई गई आक्रामक नीति के कारण इसके भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ तनावपूर्ण स्थिति आपको देखने को मिल रही है। साथ ही भारत और चीन के संबंध यहाँ पर देखें तो एक अर्ध शत्रुतापूर्ण संबंधों में बदल चुके हैं, जहाँ पर भारत और चीन के मध्य लगातार आपको सीमाओं में जो होता है एक विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है, व्यापारिक स्तर पर प्रतिबंधों की स्थिति भी आपको देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं यहाँ पर, और इसका एक प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि दोनों ही देश जो हैं एशिया की महाशक्ति के रूप में आपका इनका उभार हुआ है, जहाँ चीन भारत से आगे जरूर है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिसको हर एक मामलों में, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, सैन्य दृष्टिकोण से हो या फिर द्विपक्षीय संबंधों में, आपको चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है और इस कारण यहाँ पर चीन जो होता है भारत को आगे नहीं जाने देना चाहता। इसके अलावा एशिया में देखा जाए तो महाशक्तियों के मध्य एक पारंपरिक संघर्ष अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो नहीं है कि डायरेक्ट आपको कोई संघर्ष देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हिंसा और विवाद के रूप में आपको यहाँ पर स्तरों में वृद्धि जरूर हुई है और ये वृद्धि आपको अलग अलग स्तरों में देखने को मिल रही है। जहाँ अमेरिका जैसे जो देश हैं क्वाड जैसे संगठन के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहे हैं, वहीं पर अन्य एशियाई जो होते हैं भौगोलिक विवाद भी आपको जन्म लेते हैं, जिसमें आपको दक्षिण चीन सागर का विवाद, चीन जापान विवाद, कोरिया प्रायद्वीप विवाद, भारत पाकिस्तान विवाद आपको प्रमुख रूप से एशिया में देखे जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर स्थिति आपको उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एशिया की इंपॉर्टेंस आपको बहुत ज़्यादा है व्यापार और आर्थिक दृष्टिकोण से, लेकिन विवाद के चरम भी आपको उतने ही बड़े स्तर पर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जानना जरूरी है कि भारत के लिए यहाँ पर किस किस तरीके की चुनौतियाँ व्याप्त हैं। चुनौतियों के दृष्टिकोण से सबसे पहली जो सबसे मजबूत चुनौती है वो चीन ही है। चीन की मजबूत स्थिति भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है और ऐसा नहीं है चीन किसी एक पक्ष चीन का मजबूत है। चीन यहाँ पर देखा जाए तो आर्थिक और सैन्य दोनों ही लिहाज से और कूटनीतिक स्तर पर भी यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से चीन ही कोविड-19 के दौर में एक ऐसा देश रहा जहां पर सकारात्मक वृद्धि दर देखी गई और 2021 में इसकी ग्रोथ रेट जो है सबसे तेज रहने वाली है। इसके अलावा सैन्य दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो यह पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मजबूत हुआ है, जहां 2021 में उसने अपने तीसरे विमान वाहक पोत का प्रक्षेपण किया, हिंद महासागर में अपने दबदबे में वृद्धि की है, रूस के साथ सैन्य रक्षा करे समझौते किए हैं, S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदा है, अत्याधुनिक हथियार के निर्माण और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वहां पर उसने अच्छा खासा बजटीय निवेश वहां पर कर रखा है। ये दिखाता है कि चीन के द्वारा यहाँ पर अपनी सैन्य और आर्थिक दोनों ही स्थितियों को लगातार यहाँ पर मजबूत किया गया है पहले की अपेक्षा, और एशिया में अपने आप को एक महत्वपूर्ण शक्ति के साथ साथ वैश्विक स्तर के एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने को लगातार प्रयासरत हैं। दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो भारत और चीनी सशस्त्र बलों के मध्य लगातार इसके कारण टकराव रहने की भी संभावना है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप पिछले 2-3 सालों में देख सकते हैं। चाहे वो डोकलाम विवाद की स्थिति हो, चाहे आपको तवांग की स्थिति हो, चाहे आपका अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में और आपके लद्दाख के क्षेत्रों में स्थितियां हों, उत्तराखंड हिमाचल के क्षेत्र हों, भारत और चीन के मध्य लगातार इस दौरान जो होते हैं दोनों ही सेनाओं के सशस्त्र बलों के मध्य आमना सामना हुआ है, टकराव की स्थिति हुई है और हाल ही में यहाँ पर दोनों के मध्य झड़प भी हुई है, जिसमें दोनों ही देशों के सैनिकों की यहाँ पर मृत्यु भी हुई। ये आगे आगे चलकर और भी बढ़ने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। दूसरी जो समस्या है भारत के लिए, रूस चीन की ध्रुवी जो होती है, रूस चीन ध्रुवी के विकास भी भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि देखा जाए तो
रूस के द्वारा क्रीमिया पर कब्जा और उसके बाद उस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने रूस और चीन के संबंधों को यहाँ पर और भी मजबूत किया है और एक दूसरे के मजबूत सहयोगी के तौर पे इन्हें प्रस्तुत किया। इसके अलावा रूस चीन ने इस सहयोग को आगे बढ़ाते हुए अपनी सहयोग संधि को आगे बढ़ाया है, साथ ही नए रक्षा समझौतों को यहाँ पर हस्ताक्षरित किए हैं। रूस के द्वारा परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण में यहाँ पर चीन को सहायता दी जाएगी। साथ ही S-400 मिसाइल सिस्टम को यहाँ पर रूस के द्वारा चीन को दिया जाना ये दिखाता है कि दोनों ही देश जो होते हैं कितने मजबूत रक्षा संबंधों को यहाँ पर प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके अलावा रूस और चीन की जो साझा रणनीति है आपको देखा जाए विश्व के अन्य देशों में भी देखने को मिल रही है, जहां पर पाकिस्तान में रूस और चीन के द्वारा लगातार आपको निवेश, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और साथ ही अपने द्विपक्षीय स्तरों पर संबंधों को बढ़ावा दिया गया है। वहीं तालिबान में अफगानिस्तान के कब्जे के बाद तालिबान का अफगानिस्तान में कब्जा कर लेने के पश्चात भी यहाँ पर रूस और चीन जो होते हैं एक ही तरीके की पॉलिसी का समर्थन करते हैं, जो कि चीन, भारत और अन्य देशों की अपेक्षा एक अलग रणनीति यहाँ पर दिखाई देती है। समस्या ये भी है क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की अमेरिका के साथ यहाँ पर निकटता बढ़ी है और इस कारण कहीं ना कहीं रूस की जो होती है आपको भारत में जो होती है हस्तक्षेप, या कह सकते हैं भारत में जो कह सकते हैं ज़्यादा आपको रुचि लेने की स्थितियाँ आपको कमी देखी गई है। इसके साथ अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए और उसके कारण भारत और के रूस और ईरान के साथ जो कि इनके पारंपरिक मित्र रहे हैं उनके साथ भी संबंध यहाँ पर खराब हुए हैं या कमज़ोर हुए हैं। इसके अलावा मध्य पूर्व के बदलते समीकरण भी भारत के लिए यहाँ पर एक नई प्रकार की समस्या उत्पन्न करते हैं, जैसे कि एक अब्राहम एकॉर्ड्स हस्ताक्षरित हुआ अमेरिका के कह सकते हैं मध्यस्थता की स्थिति में इजराइल और 4 अरब राष्ट्रों के मध्य यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान, जिसके कारण इन दिनों ही आपको 4 अरब राष्ट्र और इजराइल के मध्य जो दूतावास, राजनीतिक यहाँ पे द्विपक्षीय संबंधों की यहाँ पर स्थापना होगी, व्यापार निवेश को यहाँ पे सहूलियतें मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ जो होता है ये चीज़ें जहाँ भारत के लिए अच्छी हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान और इजराइल के मध्य यहाँ पर अभी भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। भारत के लिए दुविधा इसलिए भी है क्योंकि ईरान जो होता है और इजराइल दोनों ही भारत के मित्र हैं और ऐसी स्थिति में दोनों में से किसी एक का पक्ष लेना भारत के लिए समस्यापूर्ण हो सकता है। साथ ही मध्य पूर्व में आपका टर्की जैसे जो देश हैं, भारत के साथ उनके संबंधों का अच्छा ना होना, और अन्य देश यहाँ पर भी हैं जैसे कि आपको लेबनान, मोरक्को जैसे देश हैं और अन्य आपके देश के साथ भारत के समीकरण जो होते हैं लगातार यहाँ पे अस्थिर राजनीतिक के कारण भी कुछ भी कहना यहाँ पर जल्दबाजी होगी या भारत के लिए एक पॉलिसी यहाँ पर मेकिंग करना एक समस्या है। इसके अलावा भारत की सेल्फ आइसोलेशन की रणनीति भी उसके लिए समस्या उत्पन्न कर रही है, क्योंकि भारत के द्वारा हाल फिलहाल में नैम जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है और सार्क जैसे बहुपक्षीय निकायों से अपने आप को अलग थलग ही ज़्यादातर रखा गया है। इनके कह सकते हैं कि नियमित बैठकों, कार्य योजनाओं, सहयोग और नीतियों का आपको अभाव देखा गया है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि जब आपके बहुपक्षीय, जहां पर भारत एक महत्वपूर्ण देश के रूप में है, यदि उसी के द्वारा ऐसे निकायों में यहाँ पे प्राथमिकता के तौर पे इन्हें नहीं रखा जाएगा तो जो सहयोग भारत को इन देशों से प्राप्त हो सकता है, जो रणनीतियाँ आप लागू कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आप यहाँ अपनी बढ़त को खो देंगे। इसके अलावा आरसीईपी से भी भारत ने बाहर रहने का निर्णय लिया है और आपको पता है यदि लेकिन आपको अगर एक वैश्विक महाशक्ति बननी है तो इसके लिए आप सेल्फ आइसोलेशन की रणनीति नहीं अपना सकते। आपको एक वैश्विक सहयोग प्राप्त करना होगा, तभी आप एक वैश्विक शक्ति के रूप में परिणत हो सकते हैं। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध भी आपको लगातार कमज़ोर हुए हैं, चाहे अभी देखें तो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की स्थिति हो या पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध हो, नेपाल के साथ संबंध हो, श्रीलंका के साथ हो, भारत के म्यांमार के साथ संबंध हो। यहाँ पर देखे जाएँ तो भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है पिछले कई वर्षों में लगातार आपको, खासकर हाल फिलहाल का अगर समय देखा जाए तो सबसे खराब दौर में आप देखे जा सकते हैं। तो भारत के लिए प्रमुख चुनौतियों के तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में या उसकी विदेश नीति के समक्ष एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के द्वारा या भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? सबसे पहले भारत को एक विषय आधारित गठबंधन बनाने पर जोर देने चाहिए, जिसका सबसे अच्छा एक उदाहरण है सौर ऊर्जा गठबंधन को लेकर। अर्थात कि यहाँ पर किस विषय पर किस प्रकार के सहयोग स्थापित करने हैं, वहाँ पर आपको इससे ऐसे संगठनों की स्थापना करनी होगी। साथ ही भारत अमेरिका के साथ ऐसे संगठनों को बनाने को लेकर प्राथमिकता दे सकता है, क्योंकि भारत अमेरिका एक मजबूत सहयोगी के तौर पर उभरे हैं और अभी भी देखा जाए
अमेरिका की शक्ति में गिरावट जरूर देखी गई है, लेकिन विश्व की अभी भी वो एकमात्र आपकी वैश्विक महाशक्ति है। ऐसी स्थिति में भारत अमेरिका के संबंध भारत के लिए कई सारे अवसरों को खोल देते हैं, जिसमें भारत के विकास के लिए ऊर्जा, व्यापार, निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सहयोग स्थापित किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन, डिजिटल व तकनीकी समाधान के क्षेत्र में भी अमेरिका एक मजबूत सहयोगी भारत का हो सकता है। इसके अलावा भारत को सार्क को पुनर्जीवित करने पर यहाँ पर कार्य करना चाहिए। ऐसा क्यों है, सार्क को क्यों पुनर्जीवित करना चाहिए? तो इसके कई सारे फायदे हैं। सबसे पहली चीज, सार्क क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों के साथ, जिसकी सीमाएं यहाँ पर भारत साझा करता है जिन देशों के साथ, इसलिए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इससे देश की सीमाओं का जो अपराधीकरण होने की समस्या है, आप उसे रोकने में सक्षम हो सकते हैं। साथ ही पूर्वोत्तर भारत में चीनी सामानों को रोकने में भी आपको यहाँ पर बढ़त मिल सकती है। सार्क देशों के साथ आप व्यापार को बढ़ाने में आपको सहायता मिलेगी और चीन पर इससे आपकी निर्भरता भी कम हो जाएगी। साथ ही बाहरी संतुलन के प्रयास के लिए भारत को आत्मनिर्भरता के पर केंद्रित होना आवश्यक है, जरूरी है, और इसलिए भी सार्क यहाँ पर महत्वपूर्ण आपको आवश्यकता आपको यहाँ पर पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर भारत को अपनी विदेश नीति में सार्क को एक बार फिर से यहाँ पर महत्ता प्रदान करनी चाहिए। आत्मनिर्भरता को क्यों इतना महत्व देना चाहिए? जिसका कारण यह है क्योंकि भारत के द्वारा जो आर्थिक नीति है उसमें राजनीतिक और रणनीतिक संलग्नता सम्मिलित करना होगा। अर्थात भारत की जो विदेश नीति है और आर्थिक, इसमें विदेश नीति के तहत अपनी आर्थिक पॉलिटिकल पॉलिसीज और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कूटनीतिक या जियोग्राफिकल स्ट्रेटजीज को भी एक चरणबद्ध तरीके से एक रूप में ढाल करके आपको इसे लागू करना होगा, तभी आप यहाँ पर एक आत्मनिर्भर लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, वैश्वीकरण के माध्यम से आपको यहाँ पर आत्मनिर्भरता के लिए ही यहाँ पर सक्रिय प्रयास करने होंगे, क्योंकि वैश्वीकरण के एलपीजी रिफॉर्म के बाद ही भारत की जो वर्तमान की आप आर्थिक वृद्धि देखने को मिलते हैं वो वैश्वीकरण की ही देन है। इसलिए भारत को यहाँ पर अधिक सक्रिय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को प्राप्त करने में वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसके अतिरिक्त भारत स्वयं की शक्ति और ऐतिहासिक राष्ट्रीय पहचान की यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसकी पुष्टि करनी चाहिए, न कि किसी दूसरे को देख करके यहाँ पर अपनी पॉलिसीज का निर्माण करना चाहिए। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में बाह्य सहायता पर भारत को जोर देना चाहिए, जैसे कि भारत को फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से एक निरंतर समर्थन और बेहतर सहयोग संबंधों पर बल देना चाहिए। साथ ही फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन की इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत सम्मिलित होकर इस क्षेत्र में अपने दबदबे को कायम रख सकता है और चीन को यहाँ पर वो संतुलित बनाए रख सकता है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि अगर भारत को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के मूलभूत स्रोतों की रक्षा करने के साथ साथ आत्मनिर्भरता के आवश्यक पूर्ति शर्त प्राप्त करनी है, ठीक है, कि एक तरफ आप आत्मनिर्भर भी बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक वैश्विक महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी अपनी विदेश नीति जो है, आपकी विदेश नीति जो होती है आपकी आंतरिक नीति के साथ एक साझा और एक यहाँ पर एक रूपता यहाँ पर उसमें स्थापित होनी चाहिए, तभी आप इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने देखा ये भारत की अपनी विदेश नीति हो सकती है, जिसके तहत वहाँ पर जो द हिंदू का ये आर्टिकल आया था, स्ट्रेटजी फॉर इंडिया इन अ वर्ल्ड दैट इज अड्रिफ्ट, के समय भारत ऐसी रणनीतियों पर ध्यान देकर अपने आप को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने पर कार्य कर सकता है। आज का प्रश्न यहाँ पर क्या है, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप सभी यहाँ पर इस प्रश्न को आंसर राइटिंग जरूर करिएगा। प्रश्न क्या है? भारत की विदेश नीति अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य अपनी भूमिका की वृद्धि और एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की परिकल्पना करती है। चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में इसका आंसर राइटिंग यहाँ पर करनी है, ठीक है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको पढ़ के बता देता हूँ। भारत की विदेश नीति अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य अपनी भूमिका की वृद्धि और एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की परिकल्पना करता है। चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में यहाँ पर इसकी आंसर राइटिंग करनी है और आंसर राइटिंग यहाँ पर निरंतर रूप से करिएगा। टॉपिक को आप रेगुलर देखिए और इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट डे किसी अन्य टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे, जहाँ पर द हिंदू एडिटोरियल से संबंधित आपके टॉपिक्स आपको हिंदी में मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही आपकी आंसर राइटिंग की भी समस्याओं को भी हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, जहाँ पर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।